नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अगले हफ्ते की तैयारी। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे। जी हाँ, हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन और यहां से शुरुआत हो चुकी है सितंबर सीरीज की। और अगले हफ्ते कई अहम इवेंट्स पर भी हमारी नजर होगी और उनमें सबसे अहम होगा खासतौर पे ऑटो सेल्स के जो डेटा होंगे वो धीरे धीरे सामने आते रहेंगे। और इसके साथ ही बाजार जो कि नए लेवल्स बना चुका है, उस तरह से अब बाजार में क्या रणनीति हो, खास तौर पे जब हम सोमवार को मिलें तो बाजार में क्या रणनीति लेकर आगे बढ़नी चाहिए, किन सेक्टर्स को अपने रडार पे रखना चाहिए, किन सेक्टर्स में बेहतर रणनीति बनानी चाहिए, कहां एक्शन है, ये सभी आज हम चर्चा करेंगे। और इसके साथ ही आपके सामने एक ब्यौरा रखेंगे पूरे हफ्ते के बाजार का। यही नहीं, हम आज के बाजार से क्या संकेत मिल रहे हैं उसको भी समझने की और जानने की कोशिश करेंगे। तो आज की हमारी इस चर्चा में दो बेहद खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। सबसे पहले मैं परिचय करा देता हूं। तो हमारे साथ हैं आज जियोजीत फाइनेंशियल सर्विसेज के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गौरांग शाह जी, और हमारे साथ है यस सिक्योरिटीज के टेक्निकल एनालिस्ट लक्ष्मीकांत शुक्ला जी। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। इससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं, जरा आज के बाजार से क्या संकेत मिले उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आज आप देखेंगे तो निफ्टी 25,250 के आसपास बंद होने में कामयाब रहा। बैंक निफ्टी को अगर हम गौर करते हैं तो 51,350 के पास बंद हुआ। अब निफ्टी और बैंक निफ्टी, अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी के पास 51,000 और 51,350 के स्तर पे देखें तो 300 साढ़े 300 पॉइंट का इसके पास एक पूरा कुशन मौजूद है, एक पूरा सपोर्ट मौजूद है। और अगर हम वही निफ्टी की बात करें तो यहां पर आप साफ तौर पर देखेंगे 200-250 पॉइंट का इसके पास एक पूरा कह सकते हैं फर्क मौजूद है। तो ये अपने आप में बड़ी बात यह है कि अब बैंक निफ्टी 300 साढ़े 300 पॉइंट नीचे आएगा तब तक भी उसके पास एक अहम सपोर्ट बचा हुआ है। और निफ्टी की बात करें तो यही बात लागू होती है 200-250 के स्तर पे। अब सबसे अहम संकेत जो इस बाजार से मिल रहा है वो ये है कि सपोर्ट को ब्रेक नहीं मिला है, मतलब सपोर्ट को कहीं से भी ब्रेक नहीं किया है इंडेक्स ने। उल्टा अपने अहम रेजिस्टेंस पे, जो आगे के रेजिस्टेंस हैं, उन पर बार बार चोट करता हुआ दोनों ही इंडेक्स नजर आते हैं और ये बाजार की मजबूती की ओर इशारा करते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो दिग्गज शेयर्स हैं उनका एक तरह से अंडर परफॉर्मेंस थोड़ा सा कंसर्न पैदा कर रहा है। क्यों? क्योंकि आप देखिए एचडीएफसी बैंक और रिलायंस ये दोनों डेज लोज पर आज गए। और अब सवाल उठता है कि सोमवार को जब बाजार खुलेंगे तब इनका पार्टिसिपेशन किस तरह का होता है। तो अब हम सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो एक्शन भरपूर रहा, चाहे रियल एस्टेट की बात करें, फार्मा की बात करें, आईटी को देखिए, आईटी ने बहुत इस पूरे हफ्ते बाजार को संभाला है। हमने बहुत से और भी सेक्टर्स में अच्छी ग्रोथ देखी। शुगर जो सेक्टर था, केमिकल और फर्टिलाइजर स्पेस जो था, वहां पर भी हमने बहुत अच्छा खासा एक्शन हमें देखने को मिला। अब अगर हम इंडिया विक्स को देखें तो इंडिया विक्स लगातार गिर रहा है, लेकिन अभी भी वो 13 का जो स्तर है उससे नीचे नहीं जा रहा है। तो ये बाजार से अहम संकेत जो आज के बाजार को हम समझ पा रहे हैं, आज के बाजार से जो तमाम बातें निकल कर आ रही हैं वो ये साफ इशारा कर रही हैं कि बाजार मजबूत है। ओवरऑल कुछ भी ऐसा नहीं है। बाकी हफ्ते भर का डेटा हम आपके सामने रख ही रहे हैं। सबसे पहले लक्ष्मीकांत जी मैं आपके पास आना चाहूंगा। सोमवार को अब बाजार में चूंकि ऑटो सेल्स के नंबर भी आएंगे, इसके अलावा बहुत और भी एक्शन नजर आएगा, इन सब को देखते हुए सोमवार को जब इंडेक्स लेवल पर रणनीति बनानी हो तो किन लेवल्स का खास तौर पे ध्यान रखें? क्योंकि दोनों ही इंडेक्स साफ तौर पे 250 और 300 के जो अपना कुशन लेकर चल रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। नमस्कार प्रशांत जी। सबसे पहले मैं निफ्टी की बात कर लेता हूँ। निफ्टी ने जिस तरीके से पिछले हफ्ते का स्विंग हाई निकाला है उसको देखते हुए
वहां पे हायर टॉप्स हायर बॉटम बनते हुए नजर आ रहे हैं। सो ओवरऑल स्ट्रेंथ अभी भी नजर आ रहा है निफ्टी में, और आने वाले समय में भी ये बना रहेगा। और जो 25,100 से लेकर 25,000 का जो एक सपोर्ट नजर आ रहा है, मुझे लगता है कि निफ्टी उसको पकड़ कर रखेगा। और जो आने वाले समय में हमें 25,500 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं निफ्टी इंडेक्स में। क्योंकि अगर हम अदर फैक्टर्स की बात करें, अगर हम लॉन्ग शॉर्ट रेशियो को भी देखते हैं, तो जो कल का लॉन्ग शॉर्ट रेशियो था वो अराउंड 2.5 मार्क के ऊपर ट्रेड कर रहा है। इंडिया विक्स अभी भी अपने 200 डीएमए के नीचे सस्टेन कर रहा है। जब तक वो 14.5 15 को पार नहीं करता है, तब तक मुझे लगता है कि मार्केट में स्टेबिलिटी बनी रहेगी। और इसके अलावा अगर हम निफ्टी 50 कंपोनेंट की बात करें, उसके वहां पर भी जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो है वो पॉजिटिव मूव ही दिखा रहा है अपसाइड की ओर। तो मुझे लगता है कि निफ्टी जब तक 25,000 के ऊपर कंफर्टेबली ट्रेड करता है, तब तक आने वाले समय में हमें 25,500 के लेवल्स नजर आ रहे हैं। बैंक निफ्टी थोड़ा सा वीक है, बट स्टिल जैसा कि आपने अभी बताया है कि अभी भी उसके पास 300 पॉइंट का क्वेश्चन क्वेश्चन मजबूती के ऊपर, उसके जो प्राइजेस है उसके ऊपर खड़े हुए हैं। तो मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में बैंक निफ्टी को भी 51,500 के ऊपर ब्रेकआउट देना चाहिए। वहां पे जहां हमें 50 डीएमए लेवल्स भी नजर आ रहे हैं, एक बार 51,500 लेवल्स निकलते हैं, तब हमें वहां से एक 1,000 पॉइंट की अपसाइड मोमेंटम दिखेगा। बैंक निफ्टी में निचले स्तर पे काफी अच्छे सपोर्ट नजर आ रहे हैं, जो कि है 50,900 से लेकर 50,600 जोन में। तो मुझे लगता है कि ओवरऑल मोमेंटम अपसाइड का नजर आ रहा है, कि दोनों ही इंडेक्स में अभी तक ऐसा कुछ रिवर्सल पैटर्न नहीं बनाया है जहां से हम करेक्शन की उम्मीद रखें। चलिए, गौरांग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। अब हम जरा सेक्टर स्पेसिफिक बात करें। जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा, ऑटो जो क्षेत्र है उस पर निगाह रखनी होगी, क्योंकि अगस्त ऑटो बिक्री का अनुमान अब जो है वो सामने आता जा रहा है, और इसके साथ ही अब हम सोमवार को ऑटो सेल्स के जो नंबर्स हैं उन पर भी रिएक्ट कर रहे होंगे। जो अनुमान है वो कहता है कि टू व्हीलर जो सेगमेंट है उसमें मजबूत डिमांड रहने की उम्मीद है। हालांकि पैसेंजर व्हीकल बिक्री जो है, जहां पर इन्वेंट्री का एक कंसर्न है वो बना हुआ है। फेस्टिव सीजन है, ऑटो सेक्टर की जो रफ्तार है उसको भी हमने बहुत करीब से देखा, और बहुत बेहतर संकेत नजर आए। ओवरऑल अगर हम इन सारे फैक्टर्स को देखें, तो ऑटो एज अ क्षेत्र अगले हफ्ते के लिए किस तरह से प्ले आउट होता हुआ आपको दिख रहा है? धन्यवाद प्रशांत जी, आपका सभी को प्रणाम और शुभ दिन हमारे तरफ से। प्रशांत जी, मैं एक चीज मानता हूं कि एक तो हम तकनीकी विशेषज्ञ नहीं, हम बुनियादी तर्क के आधार पर बात करते हैं। तो हम छोटी मध्यम अवधि में अगर कुछ दिक्कतें आती हैं या फिर कुछ खबरें आती हैं तो उसको लेकर के हम ज्यादा चिंतित नहीं होते। अब उदाहरण के तौर पर ये जो महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े आते हैं, वो जरूरी नहीं है कि हर महीने आपको 5, 10, 15% की बिक्री में इजाफा देखने मिले। कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जो बहुत सपाट होते हैं, कुछ महीने ऐसे भी होते हैं जहां पर अनुमान से नीचे के तरफ के बिक्री के आंकड़े आते हैं, और कुछ महीने ऐसे होते हैं जो अनुमान से बेहतर करते हैं। तो मैं ये मानता हूं कि ये महीने दर महीने बिक्री के आंकड़े छोड़ करके अगर तिमाही दर तिमाही, छमाही दर छमाही और साल दर साल जो नतीजे आते हैं उस पर ज्यादा ध्यान दें, तो मेरे ख्याल से ये ज्यादा अनिवार्य होगा अगर आप लंबी अवधि की विचारधारा रखते हैं तो। दूसरी बात, टू व्हीलर्स की बिक्री बेहतर होने की पूरे पूरे आसार है, क्योंकि मेघराज का आशीर्वाद रहा है, और अमूमन ग्रामीण और मध्यम ग्रामीण भागों से दो पहिए बनाने वाली कंपनियों के जो वाहन है उनकी मांग सर्वोच्चम स्तर पर जाती है। जैसे जैसे आय बढ़ती है वैसे वैसे खर्च करने की ताकत भी बढ़ती है। पैसेंजर व्हीकल में यानी कि फोर व्हीलर में शायद थोड़ी बहुत अनुमान के हिसाब से हो या थोड़ी निराशा हो, ऐसा लग रहा है। लेकिन एक वास्तविकता ये भी है कि बहुत जल्द हम त्योहार के दिनों में जाएंगे, फिर वो नवरात्र हो या फिर दशहरा हो या दिवाली हो। मेरे ख्याल से त्योहारों को लेकर के मांग और ज्यादा बढ़ने की उम्मीद है, और कुछ ऐसे खबरें भी हमने सुनी है जहां पर ये सब कंपनियां नए लॉन्चेस भी इस समय पर को लेकर के आएगी। तो एस्कॉर्ट कुबोटा को छोड़ करके कमोमन सभी दो पहिया, तीन पहिया, चौपहिया, कमर्शियल व्हीकल, ट्रक्स, ट्रैक्टर और एग्री इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियों पर हमारी खरीदारी की राय रही है। खाली एक ही निवेदन है कि ये महीने दर महीने के बिक्री के आंकड़े देख करके आप लंबी अवधि में जो आपका निवेश है
उसमें कोई बड़ा फेरबदलाव न करें। बिल्कुल। तो ये है एक बेहतर नज़रिया, एक विस्तृत नज़रिया गौरांग सर की तरफ से आता हुआ। चलिए ज़रा हम शुगर सेक्टर को भी अपने रडार पर ले आते हैं, क्योंकि एक्शन शेयरों में भी रहा, खबरों की वजह से भी रहा। लक्ष्मीकांत जी, जाहिर सी बात है कि जो एथेनॉल को लेकर पाबंदियां हट रही हैं, बहुत सारा ईज आउट हो रहा है, उसका फायदा शुगर शेयरों को ही नहीं बल्कि हम देखें तो अ, चूंकि एक इंटरलिंक्ड सेक्टर्स हैं ये सभी, केमिकल, फर्टिलाइजर, शुगर। बताइए अगले हफ्ते के लिहाज से आपको कैसा लगता है कि कितना दम है, और कुछ पसंद आ रहा हो तो वो भी बताएं। शुगर सेक्टर में आज मोस्ट ऑफ द स्टॉक ने गैप अप ओपनिंग दिया था, बट अगर हम उसके डेली के चार्ट देख रहे हैं तो वहां पर हमें ऊपरी स्तर पर बिकवाली भी देखने को मिली है। अगर हम बात करें बेसिकली बलरामपुर चीनी की, तो यहाँ पर भी एक अच्छा खासा कंसोलिडेशन ब्रेकआउट देखने को मिला था। तो मुझे लगता है कि ये स्टॉक जब तक 570 के लेवल के ऊपर सस्टेन करता है तब तक इसमें अपसाइड मोमेंटम बना रहेगा। और अगर इस लेवल को डिफेंड कर जाता है तो आने वाले टाइम में हमें 630 से लेकर 650 के अपसाइड मोमेंटम हम देख सकते हैं बलरामपुर चीनी में। सो ओवरऑल क्योंकि मोस्ट ऑफ द स्टॉक काफी वोलेटाइल रहते हैं शुगर सेक्टर में, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल नहीं रहता है। और मुझे इसमें से काफी जो अच्छा लग रहा है वो बलरामपुर चीनी है, क्योंकि यहाँ पर ये मुझे कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दिख रहा है अपसाइड की ओर। और जो निचले स्तर पर जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो 570 के हैं। तो मुझे लगता है कि जब तक बलरामपुर चीनी इसको डिफेंड करेगा तब तक हमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई दे सकते हैं। तो बलरामपुर चीनी में ज्यादा दम नजर आ रहा है लक्ष्मीकांत जी को। गौरांग सर, मैं आपके पास आना चाहूंगा। फार्मा सेक्टर को अगर हम देखें तो इस साल अगर हम फार्मा इंडेक्स को देखें तो काफी बेहतर संकेत यहां से नजर आए, अच्छी खासी मजबूती भी हमें देखने को मिली, और ये मजबूती 2023 से भी ज्यादा खास तौर पे नजर आई है। 2023 में अगर हम इंडेक्स देखें तो 33.5% से थोड़ा ऊपर चढ़ा था। 2024 में अभी जबकि पूरा समय बाकी है, अब तक ही ये 34% तक की तेजी दिखा चुका है। पिछले 3 महीने की अगर हम लगातार तेजी देखें तो 20% फार्मा इंडेक्स चढ़ चुका है। फार्मा सेक्टर को लेकर जो तमाम ट्रिगर्स हैं वो भी बेहतर नजर आते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी खबरें आती रहती हैं, बहुत सारे दवाओं की मंजूरियां और तमाम जो अप्रूवल्स है उसको लेकर भी बहुत सारा एक्शन नजर आता है। अगर लॉन्ग टर्म प्ले आउट करना है तो फार्मा सेक्टर आपको कैसा लग रहा है और यहां कहां नजर रखनी चाहिए? प्रशांत भाई, वास्तविकता है ये, और इसे कोई ठुकरा नहीं सकता है कि हमारा देश, भारतवर्ष, देवभूमि भारत, ये पूरे विश्व भर के लिए दवाई की दुकान थी, है और रहेगी। ज्यादा समय नहीं हुआ महामारी को लेकर के, हमें सबको जानकारी है कि किस प्रकार से वैक्सीन को लेकर के हमारे देश ने बाकी अन्य देशों की मदद सहायता करी थी। और शायद कुछ खबरों को लेकर के थोड़ी बहुत असमंजस परिस्थिति हो सकती है, जिस प्रकार से उत्पादन क्षमता की इंस्पेक्शन होती है यूएस एफडीए के तरफ से, या फिर कुछ दवाओं में कुछ खामी या फिर कुछ कमियां पाई जाती है। तो दिग्गजों में 4 नाम लूंगा और मझौले में 3 या 4 नाम लूंगा फार्मा क्षेत्र में, जहां पर हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है। सन फार्मा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज और डीवीज लेबोरेटरीज, ये दिग्गजों में आ गए सूचक नाम। मझौली कंपनियों में हमें ऑरबिंदो फार्मा, नेटको फार्मा, जाइडस वेलनेस और जाइडस लाइफ, इसके अलावा और भी कंपनियां हैं, लेकिन ये प्राथमिकता की कंपनियां हो सकती है। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूंगा प्रशांत कि आपको हेल्थ केयर यानी कि हॉस्पिटल्स और डायग्नोसिस, मिसाल के तौर पर डॉक्टर लाल पैथलैब जैसी कंपनियां हैं, वहां पर भी ध्यान रखना चाहिए। और हॉस्पिटल्स में अपोलो हॉस्पिटल्स, नारायण हृदयालय और फोर्टिस हेल्थ केयर, ये पूरा एक ब्रह्मांड है दवाई क्षेत्र का, जिसको आपको नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। तो ये तमाम नजरिया खास तौर पे फार्मा सेक्टर को लेकर, और मेरे ख्याल से गौरांग सर ने हेल्थ केयर और फार्मा के जो भी अहम
पॉइंट हैं और क्या चीज़ें प्ले आउट होती हैं, क्या वो ट्रिगर्स हैं, वो सभी आपके सामने रखा। कुछ जानकारियां हमने भी आपसे साझा की और उसमें बहुत सारे स्टॉक्स का उन्होंने नाम लिया, जैसे सन फार्मा, डिवीज लैब, ऑरबिंदो फार्मा, नेटको, जाइडस के स्टॉक्स। तो इन सब पर नज़र रखिए और इसको एक लंबे नज़रिए के साथ यहाँ पर प्ले आउट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, तमाम सेक्टर्स पर बात हो गई, हमने बाजार का पूरा ब्यौरा भी आपके सामने रख दिया और इसके साथ ही आपको बताया कि किस तरह से पूरे इस दौरान कौन कौन से क्षेत्र रहे जिन्होंने बेहतर तरीके से प्रदर्शन किया। बढ़ते हैं आगे और अब लेकर आते हैं अपना खास सेगमेंट वीआईपी शेयर्स का। लक्ष्मीकांत जी, सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहूंगा, बताइए वीआईपी पिक के तौर पर आज आपकी पसंद क्या क्या है? देखिए, मुझे थोड़ा सा पावर सेक्टर में अपसाइड की ओर मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो जो मेरा पहला शेयर है वो रहेगा टाटा पावर। टाटा पावर में एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है डेली के चार्ट्स पर, और आज ही इसने अपने 100 टीएमए के जो लेवल्स हैं वो रिक्लेम किए हैं। सो मुझे लगता है कि इसे स्टॉक्स में बाय करके चलना चाहिए। इसमें जो हमारा टारगेट रहेगा वो रहेगा 605 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो हमें लेकर, जो हमारा जो टारगेट रहेगा वो रहेगा 460 का, और जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 424 का। दूसरा जो स्टॉक है, आज हमें रेलवे के स्टॉक्स में भी अच्छे खासे अपसाइड मोमेंटम देखने को मिले हैं। सो उसी में से मेरा जो जो सेकंड स्टॉक है मैंने वहां से चुना है। सो वो है जुपिटर वैगन लिमिटेड। सो इस स्टॉक ने आज बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया था, और वहां से इसमें एक रिबाउंड देखने को मिला है। और इसमें एक मुझे अच्छा खासा सपोर्ट दिखाई दे रहा है 560 के आसपास। तो मुझे लगता है कि जब तक ये 560 के ऊपर ट्रेड करता है तब तक हमें इसमें अपसाइड के मोमेंटम दिखाई देंगे, और यहाँ से ये स्टॉक फिर 605 के लेवल्स को टच कर सकता है, जो कि हमारा टारगेट है। तो जुपिटर वैगन 605 के लक्ष्य के लिए, और यहां पर आपको 560 का स्टॉप लॉस लगाना है। बात करें टाटा पावर की, जो कि लक्ष्मीकांत जी को पसंद आया है, यहां पर 460 के लक्ष्य के लिए 424 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की सलाह। चलिए बढ़ते हैं आगे। गौरांग सर, आप बताएं, आपके रडार पे कौन से स्टॉक है? विकल्प है प्रशांत भाई। एक है स्पेशलिटी केमिकल्स के तरफ से और दूसरी है धातु क्षेत्र की कंपनी। धातु, वरना आप इस कंपनी को एक डाइवर्सिफाइड नेचुरल रिसोर्स कंपनी भी कर सकते हैं। पहली कंपनी है वेदांता। डाइवर्सिफाइड कारोबार है इनका, और काफी कुछ घोषणाएं भी डिविडेंड को लेकर के पिछले साल भी हुई थी, इस साल भी कुछ बातें चल रही। बुनियादी दर के आधार पर करीबन 540 के लक्ष्यांक है। ये लंबी अवधि की मैं बात कर रहा हूं, और शुरुआत कीजिए पूरी ताकत लगा करके, एक ही समय पर निवेश करने की कोई जरूरत नहीं है। शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं। दूसरी कंपनी है स्पेशलिटी या फिर एग्रोकेमिकल्स या केमिकल्स कंपनी की आरती इंडस्ट्रीज। प्रशांत भाई, ये पूरा जो स्पेशलिटी एग्रोकेमिकल्स का जो क्षेत्र है वो थोड़ा बहुत रुझान को अगर आप देखने जाएं तो इतना कुछ बेहतर रुझान हमने देखा नहीं है। और उसका कारण ये था कि ये पूरा क्षेत्र जो है वो R&D और अपने प्रोडक्ट्स में नए प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए कामकाज कर रही थी। कोविड के बाद चाइना +1 यूरोप +1 को लेकर के एक अच्छी बिक्री की अनुमान विश्व भर में आ सकते हैं, जिस प्रकार से मांग बढ़ेगी और जिस प्रकार से प्रोडक्ट्स इन्होंने डेवलप किए और लॉन्च किए। तो 750 के लक्ष्यांक ये भी लंबी अवधि के लिए है। बुनियादी दर के आधार पर शुरुआत कीजिए और गिरावट पर जोड़ते जाएं लंबी अवधि के लिए। तो आरती इंडस्ट्रीज 750 के लक्ष्य के लिए गौरांग सर की राय में यहां पर एक साल का नजरिया रखिए। वेदांता की अगर हम बात करें तो यहां पर 540 के लक्ष्य के लिए खरीदारी करने की आपको सलाह, यहां पर भी आपको एक साल या ऊपर का नजरिया रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे गौरांग सर, इसके साथ ही लक्ष्मीकांत जी आप दोनों का। लेकिन जाने से पहले गौरांग सर जरा अपना डिस्क्लोजर देते जाएं। तो जो भी राय हमने आपके सामने रखी है वहां पर हमारा कोई निजी निवेश नहीं है, लेकिन इसी तरीके से राय हमारे क्लाइंट्स को देते हो सकता है उनका निवेश। लक्ष्मीकांत जी अपना डिस्क्लोजर दें। जी, मेरा भी जो भी मैंने यहाँ पे स्टॉक रेकमेंड किए हैं वहाँ पर मेरा कोई पर्सनल ट्रेड नहीं है, बल्कि हालांकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन का उसमें ट्रेड हो सकता है। शुक्रिया करेंगे लक्ष्मीकांत जी। गौरांग सर, एक बार फिर से आपका धन्यवाद हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए, तमाम सेक्टर और बाजार पर अहम रणनीति
बताने के लिए। इसी के साथ अगले हफ्ते की तैयारी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए ET नाउ स्वदेश। नमस्कार।